नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग साहू। क्लिनिकल फार्मेसी ट्यूटोरियल की फ्री क्लासेस के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। लेटेस्ट ट्यूटोरियल के लिए आप मुझसे ईमेल, टेलीग्राम के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम टॉपिक कवर करेंगे फार्माकोविजिलेंस, ड्रग यूज इन पेडियाट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने न्यू लेक्चर लेके आया हूं जिसका टॉपिक है ड्रग यूज इन स्पेशल एज ग्रुप लाइक चिल्ड्रंस, एल्डरली एंड प्रेग्नेंट वुमेन। दोस्तों, ये फार्माकोविजिलेंस का टॉपिक है और ये आल्सो क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आता है, तो इसको मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें जो कंटेंट है इसमें देखे जाएंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और हम जो ड्रग है, जो ड्रग थेरेपी है, उसको किन किन एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनमें देखेंगे और उसके इफेक्ट देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो पेडियाट्रिक्स है इसमें, और पेडियाट्रिक्स के बाद यहाँ पे है प्रेगनेंसी एंड एल्डरली। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, जो क्लास कवर कर रहे हैं आज की, यह है स्पेशल एज ग्रुप के लिए जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं हम। तो इसमें चिल्ड्रंस हैं, एल्डरली पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ड्रग थेरेपी इन पेडियाट्रिक्स, प्रेगनेंसी, एल्डरली जो पेशेंट है, इन सब में हम देखेंगे क्या कंसर्न है। ड्रग जो इंट्रोडक्शन है इसमें बताया हुआ है कि क्लिनिकल रिस्पॉन्स फॉलो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फ्लुएंसेड, मतलब कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट हम करते हैं तो उससे कौन कौन से एज ग्रुप के पेशेंट इन्फ्लुएंस होते हैं या उनको क्या इफेक्ट आता है, और जो पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है कौन कौन से टारगेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स कौन कौन से ऑर्गन्स को टारगेट करती हैं। इसमें लिखा हुआ एज डिपेंड चेंज इन द बॉडी फंक्शंस एज नॉट टू अल्टर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, मतलब कि जो आपने देखा होगा बायोफार्मास्यूटिक्स में फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो ड्रग है उसका कंपाउंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस, मतलब जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस है, एक्सटेंड ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स, इंटरेक्शन, ड्रग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। एंड डिफरेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो पॉइंट है ये एक थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस इन पेडियाट्रिक्स, तो अभी सभी स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग थेरेपी इन पेडियाट्रिक्स। फर्स्ट टॉपिक है ड्रग थेरेपी इन पेडियाट्रिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस इन पेडियाट्रिक पेशेंट जो है, इसमें पहले एब्जॉर्प्शन देखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाएगा, एलिमिनेशन देखा जाएगा। देन एलिमिनेशन के अंदर जो पेडियाट्रिक पेशेंट है उसका फार्माकोडायनामिक प्रोसेस एंड पेडियाट्रिक डोजेस फॉर्म एंड कंप्लायंस की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको भी हम देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस इन पेडियाट्रिक्स पेशेंट जो हैं इसमें एब्जॉर्प्शंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहले एब्जॉर्प्शन देखा जाएगा, और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, ओरली होता है, मोस्टली ओरली होता है। तो हम ओरली फर्स्ट लाइन जो देखेंगे, इसमें ड्रग जीआईटी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी जो ड्रग है वो हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ही होकर गुजरती है, जिसमें लीवर ही आता है, लीवर और इंटेस्टाइन आता है। तो जो एब्जॉर्प्शन के लिए, मोस्टली एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ड्रग एब्जॉर्प्शन हम देखेंगे कि क्या अल्टरिंग करती है इसमें फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में इन पेडियाट्रिक पेशेंट के कंसर्न में कि, तो इसमें प्रोलॉन्गेड गैस्ट्रिक इम्पैथी टाइम, मतलब कि जो गैस्ट्रिक इम्पैथी टाइम है जो गैस्ट्रिक में HCl का जो प्रोडक्शन होता है उसका जो इम्पैथिक टाइम वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड इरेगुलर गट मोटिलिटी, तो यहाँ पे गट मोटिलिटी इरेगुलर हो जाती है फॉर द ड्रग एंड विथ अचीव द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो इसमें पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होता है, अचीव हो जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। यदि किसी ड्रग को हम देखते हैं, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस देखते हैं जीआईटी फैक्टर को लेके। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन ट्रांसमिट टाइम इन अपर इंटेस्टाइन। तो जो
पेडियाट्रिक्स पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनका रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, मतलब कि जो ट्रांजिट टाइम क्या होता है, कोई भी फूड जाएगा हमारी बॉडी में तो उसको रुकने के लिए कितना टाइम लेता है। जनरली एक 5 to 6 आवर्स जो होता है, हर एक एडल्ट जो होते हैं उनका 5 to 6 आवर्स होता है यदि कोई फूड लेते हैं तो उसका ट्रांजिशन टाइम। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बहुत कम होता है ट्रांजिशन टाइम इन अपर इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर बहुत कम होता है। थर्ड पैरामीटर्स है जो वो है प्रेजेंस ऑफ फूड डिक्रीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ पैरासीटामोल, पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। तो इसमें जो प्रेजेंस ऑफ फूड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन है, मतलब कि फूड का डिक्रीज होना, मतलब उसी ने कुछ फूड लिया और अब उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। किन ड्रग्स के कारण? पैरासीटामोल यदि हम देंगे, यदि उसको फीवर है, कोई इन्फेक्शन है तो उनको हम एंटीबायोटिक देंगे तो उसका फूड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हाई प्रोटीन डाइट, यदि उसको हाई प्रोटीन डाइट दी गई है एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट तो उसका इंक्रीज हो जाएगा क्लियरेंस ऑफ थियोफाइलिन, तो क्लियरेंस ऑफ थियोफाइलिन क्या होगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। फिर देन फिफ्थ पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग रिड्यूस इन इन्फेंट, तो लिपिड सॉल्युबल जो जितनी भी ड्रग्स हैं वो रिड्यूस करती हैं क्या, लो कंसंट्रेशन ऑफ लाइपेज एंड बाइल एसिड का सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ लाइपेज एंड बाइल एसिड को डिक्रीज कर देती हैं, जिससे चांसेस होते हैं लीवर की जो जॉइंटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे बच्चे को, यदि ड्रग के कंसर्न में देखें। यहाँ पे ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस ड्रग इन न्यूनेंटल कंपोनेंट विथ ओल्डर चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, तो एडल्ट की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे बच्चों में, तो यहाँ पे जो कुछ ड्रग्स हैं जो एग्जाम्पल के रूप में दी गई हैं, एसिटामिनोफेन ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एम्पिसिलिन इंक्रीज करेगा, डायज़ेपाम नॉर्मल उसका एब्जॉर्प्शन रहेगा, डिगॉक्सिन नॉर्मल रहेगा, पेनिसिलिन जी इंक्रीज करेगा, सल्फोनामाइड्स नॉर्मल रहेगा, फिनोबार्बिटॉल डिक्रीज करेगा एंड फिनोटॉइन डिक्रीज करेगा। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो ओरल एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करती हैं, और कुछ इंक्रीज करती हैं और कुछ नॉर्मल रखती हैं इन केस ऑफ न्यूनेंट। तो इनको याद रखना आप, ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर एक चीज और बोलना है कि आप इस जो लेक्चर है इसको नोट डाउन करिए, और साथ में ये एग्जाम्पल आरजीबीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई राइटिंग एग्जाम्स है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप यदि लिखेंगे तो यहाँ पे आप कुछ अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंटल रूट जो है, पेरेंटल रूट की बात करेंगे। अभी हमने जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखा था, क्योंकि वो ओरल रूट था तो वहाँ पर हमने देखा था। अब यहाँ पे पेरेंटल रूट हम देखते हैं, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस रूट की बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन यदि हम करेंगे तो इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस रूट इज इरेक्टिक ड्यू टू low proportion of skeletal muscle and fat respectively. Perfusion is administered to muscles in premature infant. Digoxin, gentamicin and kanamycin. तो यहाँ पर जो skeletal mass है and fat है तो उसमें absorptions जो होगा इरेक्टिक होगा। इरेक्टिक मतलब थोड़ा सा इंटरफेयर करेगा कुछ ड्रग के साथ, डिगॉक्सिन, जेंटामाइसिन एंड कैनामाइसिन। यदि इन ड्रग्स को आईबी और सबक्यूटेनियस रूट में देते हैं तो वहां पर थोड़ा सा इरेक्टिक या लो प्रोपोर्शन शो होगा कि जितना हम डोज दे रहे हैं वो उतना डोज वहां पर बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा। आईवी रूट की यदि हम बात करें तो सीरियस कंडीशन में हम देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़िया रहेगा, बिकॉज डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रेक्टल, यदि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेक्टल में देखेंगे तो वहां पे एडिक्वेट रहेगा, देखा जाएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा डायज़ेपाम एंड थियोफाइलिन के केस में। फिर परक्यूटेनियस रूट, परक्यूटेनियस रूट की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर ड्रग आर रेडली एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटैक्ट स्किन एज द
स्ट्रेटम कॉर्नियम इन थिन एंड स्किन इज वेल हाइड्रेटेड। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि ड्रग जो है इंटरेक्ट स्किन से करती है, यदि हम डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कराते हैं स्किन के थ्रू, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये थिन होती है बहुत ज़्यादा और स्किन वेल हाइड्रेटेड रहती है, जिसके कारण क्या होगा, लो डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर थ्रू द रूट, मतलब कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यदि जो कुछ केसेस आए थे कि जो जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर आता है तो उससे स्किन कैंसर या बच्चों में कैंसर प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के कारण हो रहा था या इस पर्टिकुलर जो बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई पाउडर होगा तो पाउडर एक ड्रग है, यदि उसका साइज एक नैनोमीटर से कम होगा तो वहां पर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो ड्रग डायरेक्ट कहां पर जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और ब्लड स्ट्रीम हो जाएगी। तो वहां पर टॉक्सिक इफेक्ट देखे गए हैं, कभी मैं इस पे बात करूंगा बहुत सारे जो बच्चों को, इसलिए पाउडर्स को अकॉर्डिंग टू कुछ गाइडलाइंस के थ्रू पाउडर्स को लगाना मना किया गया है, साथ ही साथ उनका नैनोमीटर्स थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिससे क्या है एब्जॉर्प्शन कम रहे। फिर देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव परक्यूटेंस एब्जॉर्प्शन हैज रिजल्टेड द सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटीज। तो कुछ सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटीज देखी गई हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हेक्साक्लोरोफेन यूज इन शॉप हैज रिजल्टेड इन ब्रेन डैमेज एंड डेथ। तो इसके कारण क्या हुआ है, हेक्साक्लोरोफेन का एब्जॉर्प्शन है, देखिए यहाँ पर शॉप की बात की हुई गई है, यहाँ पे पाउडर्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक शॉप की बात की गई कि बच्चों को यदि हम एक शॉप यूज करते हैं तो वहां पर जो ड्रग है उसके सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटीज देखी गई, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा। तो वहां पर जो केमिकल है हेक्साक्लोरोफेन की बात हुई है। ब्रेन डैमेज ऑन डेथ, मतलब ब्रेन डैमेज हो गया है न्यूनेंट्स में और डेथ कॉज हो गई है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ नेप्थलीन हैज प्रोड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया एंड जॉन्डिस इन इन्फेंट विद G6PD डिफिशियंसी। तो G6PD डिफिशियंसी के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि यदि एनीमिया और जॉन्डिस कॉज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूनेंट में, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रग का है वो क्या रहेगा, साइज ऑफ बॉडी वाटर कंपार्टमेंट। तो जो बॉडी वाटर कंपार्टमेंट है, बॉडी के जो वाटर में जो कंपोनेंट है जहां पर बॉडी का साइज वाटर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वहां पे, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, कुछ अलग वहां पर रहेगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड भी वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग रहेगी। डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, तो जो BBB है तो वहां पर भी इसका अपनी अलग डिग्री रहेगी। पीएच पे ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा ये हम देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड ऑन टिश्यूज पे क्या रहेगा, ब्लड फ्लो टिश्यू स्पेशली इन टिश्यू रिसेप्टर्स पे देखा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये आप यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो ये पॉइंट बस चल जाएंगे, इसमें कुछ चीजें आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा कवर कर रहा हूँ क्योंकि जिससे कि जो जिन स्टूडेंट्स को लिखना है अच्छे से तो वो अच्छे से लिख सकते हैं एज अ रिटन एग्जाम। तो बॉडी वाटर कंपार्टमेंट है, यहाँ पे देखा गया साइज ऑफ बॉडी वाटर कंपार्टमेंट। तो टोटल बॉडी वाटर कंटेंट जो है हाई इन चिल्ड्रन रेंजिंग, मतलब कि बच्चों में वाटर का जो कंटेंट है वो हाई रहता है 65 इन ओल्डर चिल्ड्रन और 80% इन न्यूनेंटल, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पानी का कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन वो सबसे हाई रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, हायर डोज ऑफ ड्रग इन न्यूनेंट इफ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, जिसके कारण क्या होता है कि हमें कोई भी डोज कैलकुलेट करना होता है तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से करना होता है। हमने देखा है अपना
यहाँ पे फॉर्मूलाज हमने देखे हुए हैं, पोसोलॉजीज के अंदर देखे हुए हैं। तो वहाँ पे पोसोलॉजीज में हमने जितना न्यूनेंटल के लिए जो फॉर्मूलाज हैं वहाँ पे बॉडी वेट के हिसाब से देखा है। आपने देखा होगा डोज करके है, डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इनटू एडल्ट डोज अपॉन, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला है। एक आध बार पोसोलॉजी में कवर कर दूंगा, तो थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं यहाँ पे। तो बॉडी वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी ड्रग्स है वहां पर एमिनोफाइलिन, डिगॉक्सिन, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंड फ्यूरेसामाइड, तो ये जो 4 ड्रग्स हैं या इससे अदर ड्रग्स कुछ एग्जांपल दी गई हैं, तो इनको हम वो नियोनेंटल की बॉडी की में वाटर का कंटेंट के हिसाब से, इसलिए उसको बॉडी वेट के हिसाब से देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं डोज। यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड स्पेस सच एज अ डायरिया एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिजल्ट इन हायर और रिड्यूस प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड एब्सेंट अकॉर्डिंगली। तो मतलब यहां पर क्या बताया गया कि यदि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ डायरिया एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के चलते, तो वहां पर क्या होगा कि ड्रग कहीं ना कहीं वेरी करेगी। डोज ऑफ ड्रग कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया एग्जाम्पल, मतलब कि डोज ऑफ ड्रग, मतलब यदि ड्रग का डोज कैलकुलेट हम करेंगे किस पे, एक बॉडी सरफेस एरिया। तो हमने दो फॉर्मूले देखे थे, एक बॉडी वेट के हिसाब से देखा था और एक बॉडी सरफेस एरिया। पोसोलॉजी में हमने 2 फॉर्मूलेस देखे थे कि बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से भी हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बॉडी वाटर कंपार्टमेंट होते हैं इसीलिए। तो यहां पर डोज एग्जाम्पल है एंटी कैंसर, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, आइबुप्रोफेन हेपेटिक डिसऑर्डर्स में, एमिनोग्लाइकोसाइड रीनल डिसऑर्डर्स में। सेकेंड पॉइंट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की यदि हम बात करेंगे तो एल्बुमिन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन आर इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन। हायर रिफ्रैक्शन ऑफ अनबाउंडेड फ्री ड्रग ड्यू टू, यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन की बात की गई है। रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन इन्फेंसी, डिक्रीज इन्फिनिटी ऑफ ड्रग बाइंडिंग, डिगॉक्सिन, थियोफाइलिन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लिख के आना है टॉपिक अपने हेडलाइंस के साथ। हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडोजीनस कंपोनेंट सच एज बिलिरुबिन, हार्मोनल ट्रांसफर थ्रू प्लाज्मा, फ्री फैटी एसिड विच compete with drug for binding, decrease state leading to reduce plasma protein binding, PEM nephrotic syndrome, decrease binding is disease state। ब्लड ब्रेन बैरियर की यदि हम बात करें तो ब्लड ब्रेन बैरियर में नॉट वेल डेवलप्ड ड्रग पैरेंट्रल इज मोर इज CNS, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और मॉर्फिन। तो ये जो 3 चीजें हैं, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती है ड्रग, क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी यदि बढ़ गई ड्रग की तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर में न्यूनेंटल के पहुंच जाएगी, और कंजुगेशन यदि बिलिरुबिन के साथ है ड्रग का तो वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाएगी और सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया ऑफ्टन एसोसिएटेड इन डिक्रीज स्टेट इन न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। तो ये देखा गया है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने का दूसरा रीजन क्या है, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। तो इन सब के कारण क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है और पेनिट्रेशन उसका बढ़ जाता है ड्रग का। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग का न्यूनेंट्स में या इन्फेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट हेडलाइन में। ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर इमेच्योर इन न्यूनेंट्स, सो ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी लिमिटेड।
तो यहाँ पर न्यूनेंटल के केस में क्या होता है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म और एंजाइम्स, हमने देखा है बच्चे में उसका जो लीवर है वो क्या होता है, इमेच्योर होता है। तो इमेच्योर यदि लीवर होगा तो वहाँ पर जितने भी एंजाइम्स है, साइटोक्रोम P450 हो या अदर कोई मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स हो, इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो कंपैरेटिवली कम रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म उसका कम होता है या लिमिटेड होता है। फेज 1 oxidation reaction and glucuronidation are immature at birth, enhance increased toxicity। तो क्या होगा कि यहाँ पे फेज 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंक्रीज हो जाता है और ग्लूकोरोनिडेशन जो है वो भी क्या होगा, यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। और फेज 1 रिएक्शन में, और इसमें क्या होगा, मेनली बर्थ इंक्रीज टॉक्सिसिटी। तो बर्थ के लेवल पे जो इंक्रीज है टॉक्सिसिटी वो बढ़ जाएगी। क्लोरामफेनिकोल प्रोड्यूस ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो फार्माकोलॉजी है, तो फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा है ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्लोरामफेनिकोल कॉज करती है, और क्लोरामफेनिकोल्स का जो कॉज है वो क्या है, फेज 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और ग्लूकोरोनिडेशंस इमेच्योर होता है, जिसके कारण क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट आते हैं या बर्थ टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा esters are reduced in infant, leading to prolonged apnea due to the succinyl choline। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं जो क्या करते हैं, प्लाज्मा ईस्टरीज रिड्यूस करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सक्सिनाइल कोलिन। फिर सल्फोनामाइड्स की हम यदि बात करें, यहाँ पर सल्फेशन रिएक्शंस जो होती है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में तो इन्फेंट में क्या होती है, वो एक्टिव हो जाती है और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करती है, जैसे पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल यदि सल्फिनेशन बच्चों में होता है तो वहाँ पर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनेंगे और हार्मफुल होगा इन्फेंट में और चिल्ड्रंस में। ड्रग मेटाबोलिज्म इज इन्फेंट फॉर certain drug after 1 year of life, leading to reduce THAF and theophylline, phenytoin, carbamazepine and phenobarbital। ये जो 3 ड्रग्स हैं तो ये रिड्यूस करेंगे THAF, मतलब कि हाफ लाइफ जो है रिड्यूस हो जाएगी। एंजाइम इंडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंजाइम इंडक्शन हमने देखा है लीवर में होता है, जिसके कारण क्या होगा कि न्यूनेंटल में यदि फिनोबार्बिटॉन यदि दी गई है तो वहां पे न्यूनेंटल जॉइंटिस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर यहां पर थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग डिक्रीज ड्यू टू रिड्यूस प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन न्यूनेंट born to mother who is receive enzyme inducer like phenobarbital। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लाज्मा रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और थेराप्यूटिक इफेक्ट भी उसका कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन की यदि हम बात करेंगे इन्फेंट में, न्यूनेंटल्स में, तो यहाँ पर GFR क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। is low and tubular transport not fully development at term। ये टॉपिक खत्म होगा, मैं जब तक GFR का मैं देखूंगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो GFR का आपको फुल फॉर्म बताना है, ग्रेजुअली इंक्रीज इन अबाउट 5 to 7 month and by 1 year functioning reached एडल्ट लेवल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो GFR का लेवल एलिमिनेशन में कम हो जाएगा और यहाँ पे ड्रग इफेक्ट देखा जाएगा। फिर देन है डोज ऑफ ड्रग काइंडली शुड बी रिड्यूस इन इन्फेंट एमिनोग्लाइकोसाइड एंड डायूरेटिक्स। इसकी वजह से क्या होगा, एलिमिनेशन इन किडनी से जो एलिमिनेशन होगा वो इन्फेंट में रिड्यूस हो जाएगा। फिर देन THAF जो है हाफ लाइफ ऑफ थियोफाइलिन एंड प्रिडनिसोलोन रिड्यूस ड्यू टू हाई प्लाज्मा क्लियरेंस। तो हाई प्लाज्मा क्लियरेंस किडनी से होता है, हाई प्लाज्मा क्लियरेंस ब्लड में होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा
एलिमिनेशन, टी हाफ ऑफ पेनिसिलिन डिगॉक्सिन ड्रग इंक्रीज इन रिड्यूस रीनल क्लियरेंस। तो रीनल क्लियरेंस जो डिक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, एलिमिनेशन भी कम शो होगा। इन पेशेंट विथ रीनल इंसुफिशियंट डोज गाइड बेस्ड ऑन द सीरम क्रिएटिनिन लेवल। तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल के कारण भी क्या होगा कि एलिमिनेशन कम हो जाएगा। ये टेबल दी गई है कि प्लाज्मा टी हाफ ऑफ सम ऑफ द ड्रग इन न्यूनेंट एंड एडल्ट। तो यहाँ पर प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी न्यूनेंटल के केस में। यहाँ पे न्यूनेंट देख सकते हैं, एडल्ट देख सकते हैं। डायज़ेपाम की बात हम कर सकते हैं 25 to 100 जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है इन पर आवर्स में, कि पर आवर्स में प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी होगी पर्टिकुलर ड्रग्स की। तो आप यहाँ पर ड्रग देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग है, यहाँ पे न्यूनेंटल है, यहाँ एडल्ट्स है। तो यहाँ पर न्यूनेंटल के केसेस में जो डायज़ेपाम है उसका 25 to 100 या 40 to 50। तो ये कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है अपने लिए, तो इसको आप देख सकते हैं, बना सकते हैं कि कितना उसका प्लाज्मा हाफ लाइफ कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू पर आवर्स। कुछ एज रिलेटेड है जहां पर मैचुरेशन की बात हो रही है कि मैचुरेशन में सिलेक्टेड सिम्टम्स जो सिस्टम्स हैं वहां पर क्या इफेक्ट आता है डिफरेंट एज ग्रुप में। यहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन जो है वहाँ 3 मंथ का होता है एज एडल्ट लेवल। फिर गैस्ट्रिक एम्पैथी टाइम 6 to 8 मंथ। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें तो फेज 1 एंजाइम रिएक्शन होगा 5 मंथ to 5 ईयर। तो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि जहां पर मैचुरेशन पीरियड कितना रहेगा। देन यहाँ पे फेज 2 एंजाइम रिएक्शन होगा 3 to 6 मंथ। एक्सक्रीशन होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 3 to 5 मंथ। ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा 5 to 9 मंथ एंड रीनल ब्लड फ्लो होगा 5 to 12 मंथ। तो यहाँ पे एडल्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देन फार्माकोडायनेमिकली अल्टरेशन की बात यदि चल रही है तो फार्माकोडायनेमिक अल्टरेशन जो होगा उसकी बात हम करेंगे कि फार्माकोडायनेमिक अल्टरेशन क्यों होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग में बी डिफरेंट इन पेडियाट्रिक एज ग्रुप एंड एडल्ट थ्रो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सम पॉसिबली ड्यू टू इमेचर रिसेप्टर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। एंटीहिस्टामिन एंड बार्बिट्रेट केस ऑफ पैराडॉक्सिकल एक्साइटमेंट विच एम्फेटामिन डिक्रीज एबनॉर्मल हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रंस। फिर देन सेंसिटिविटी टू सक्सिनाइल कोलिन रिड्यूस विल रिस्पॉन्स टू डीटोवर्कोरोरिन इनहेंसमेंट। फिर नेक्स्ट है endomethacin is used closure of patient ductus arteries while alprostadil is used to keep it open। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें हम न्यूनेंटल्स में कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कौन कौन से होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्रैक्टिशनर की ड्रग इफेक्ट क्या है। तो हम यदि आरजीबीबी की बात करें या कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम करें फार्माकोविजिलेंस के केस में, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको सिलेक्टिवली लिख के आना है कि कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं जो ड्रग और उसके रिएक्शंस कौन कौन से शो होते हैं। तो यहाँ पे ड्रग दी हुई है फ्यूरोसामाइड जो अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूरोसामाइड है नेफ्रोकैल्सिनोसिस, तो नेफ्रोकैल्सिनोसिस रिएक्शंस शो करता है ये। एंडोमेथासिन जो है रीनल फेलियर बॉबल परफोरेशंस कॉज करता है या रिएक्शंस करता है। एल्ड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स की यदि हम बात करेंगे तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ग्रोथ सप्रेशन
कॉज करता है। टेट्रासाइक्लिन की यदि हम बात करें तो डिस्कलरेट टीथ की बात चल रही है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन ऑलरेडी कॉज करता है, हम पढ़ चुके हैं। फिनोबार्बिटॉन हाइपर एक्टिविटी, इम्पेयर इंटरेक्चुअल डेवलपमेंट। फिनोटॉइन थिकनेट स्कुल कोर्स फ्यूचर्स। क्लोरामफेनिकॉल ग्रे बेबी सिंड्रोम। एस्प्रिन रे सिंड्रोम्स इन वायरल फीवर। तो एस्प्रिन जो है रे सिंड्रोम कॉज करता है इन वायरल फीवर में, यहां पर हम अवॉइड करते हैं वायरल फीवर में एस्प्रिन को देना। बेल्प्रोइक एसिड फीटल हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपर स्मोलर ड्रग्स। हाइपर एस्मोलर ड्रग्स जो हैं इसमें, इसके बारे में हम एक कभी चर्चा करेंगे। हाइपर ऑस्मोलर ड्रग्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें इंट्रा वेंट्रिकुलर हैमरेज कॉज करता है या रिएक्शंस करता है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स, यहाँ जुवेनाइल एथ्रोपैथी कॉज करता है। फिर देन सल्फोनामाइड्स कर्निटेरस इन न्यूनेंटल्स। तो ये इतनी ड्रग्स हैं जो इतने टाइप की रिएक्शंस कॉज करती हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर देन पेडियाट्रिक ड्रग डोज, तो यहाँ पे मैंने वही बात की थी, पोसोलॉजी की बात की थी कि व्हाट इज पोसोलॉजी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पोसोलॉजी क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा, तो व्हाट इज अ पोसोलॉजी, तो ये आप डेफिनेशन आप बताएं मुझे। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ जो ड्रग है, तो ड्रग की कैलकुलेशन जो है यहाँ पर अपने देखे पोसोलॉजी के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, लेकिन चिल्ड्रंस के पेडियाट्रिक्स के केस में अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिस ऑफ एज, सरफेस एरिया एंड वेट। तो बेस ऑफ एज इसको बोलते हैं यंग्स फॉर्मूला। हमने यंग्स फॉर्मूला है जो यंग्स फॉर्मूला के इससे देखा है हमने। एडल्ट डोज, जो डोज है इज इक्वल टू एडल्ट डोज इनटू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आप यंग से याद कर लीजिए कि एक जो पेडियाट्रिक है वो क्या हो गया है, यंग दिख रहा है। तो ये इसको यंग रूल से आप याद कर सकते हैं कि वो यंग रूल क्या है, एज एडल्ट डोज इनटू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12। तो प्लस 12 है, मतलब एक जो पेडियाट्रिक है वो प्लस 12 ईयर्स का शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको डोज कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेट। तो वेट के कंसर्न में हम देखेंगे, यदि वेट देख रहे हैं बच्चे का, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जितने भी पेडियाट्रिक्स और चिल्ड्रंस हैं, तो जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनकी यदि हम बात करेंगे तो इससे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उनकी एज देखी जाएगी। वेट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उनकी एज के हिसाब से हम उनको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि बच्चा है 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 9 मंथ का है, 1 ईयर का बेबी है, पेडियाट्रिक्स है, तो वहां पर हमको वेट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है जिसको हम वेट में कैलकुलेट करेंगे, जिसमें एडल्ट डोज इनटू वेट इन केजी अपॉन 150 के इसमें देखेंगे। कुछ टेबल दी गई है जो आप देख सकते हैं, जो लर्नर्स हैं जिनको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज चाहिए इस चीज़ का। तो यहाँ पे कुछ ड्रग हैं और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग डोज फ्रॉम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के बेसिस पे यदि हम देखेंगे तो वेट ये पूरा दिया हुआ है, एक तरफ वेट दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है केजी में, एक तरफ दिया हुआ है आईबी में। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आईवी क्या होता है, व्हाट इज आईवी। वेट में आईवी अप्रोक्सीमेट एज, सरफेस एरिया और परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज। तो कितना परसेंटेज आप उसका एडल्ट डोज निकालेंगे। तो यदि 3 केजी का बच्चा है और उसका आईवी 6.6 है, तो न्यू बॉर्न में जो है उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, 0.2 होगा, और उसका जो परसेंट ऑफ एडल्ट डोज है वो होगा 12। तो ऐसे 6 केजी का यदि बच्चा है, उसका सरफेस एरिया 0.3 है, तो यदि वो 3 मंथ का है, ये 3 केजी का है तो न्यू बॉर्न है। जनरली 2 केजी 3 केजीज के ही बच्चे होते हैं, तो वो न्यू बॉर्न में आते हैं। 6 केजी का है तो लगभग वो 3 मंथ का हो चुका है, उसका सरफेस एरिया 0.3 है और वो उसका जो परसेंटेज ऑफ एडल्ट इज 18 है।
10 kg का यदि है तो 1 ईयर का है 0.45 उसका सरफेस एरिया है, और 28 जो है उसका एडल्ट डोज है। तो इस तरीके से यहाँ पे 70 kg का यदि वेट है उसका 70 kg है लगभग, और वो उसको एडल्ट कैटेगरी में आएगा। 60 to 70 kg जो है तो वो एडल्ट कैटेगरी में आएगा, और उसका सरफेस एरिया आप याद रख लीजिए 1.76 जो स्टैंडर्ड जो है एडल्ट का सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर्स में ये पूछ लेते हैं, तो 1.76 है। जो परसेंटेज एडल्ट डोज है 1.103 है, 103 है। तो ऐसे ही 50 है उसको 14 इयर्स की एज में हम कैलकुलेट करेंगे, उसका जो सरफेस एरिया 1.5 है, और 90 एडल्ट डोज कैलकुलेट हम करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही 40 का है तो 12 इयर्स का है 1.3 ये भी पूछ लेते हैं, 1.3 इन 78 जो उसका एडल्ट डोज है। तो आप इसको जब जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर है परसेंट ऑफ एडल्ट डोज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन एडल्ट, इसको दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। यहाँ तक आप वीडियो को देखें, बार बार इसको रिपीट करें, और बढ़िया आप अपने हिसाब से नोट्स इसको बना लें, पॉज करके वीडियो देख लें, और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने पूछे हैं जरूर दें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू दोस्तों। जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे क्लिनिकल फार्मेसी रिलेटेड ऑल टॉपिक्स मैं पूरे कवर करूंगा यहाँ पे आपके लिए फ्री में। ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।